बुलेटिन में खुशामदीद। दहशत गर्दों से कब तक डरेंगे? कहा जाता है कि दहशत गर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? सानिया पेशावर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अहम रिमार्क्स। एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि एक जज ने दहशत गर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आज दहशत गर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में जी रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बड़े अहम और सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं, मजीद क्या कुछ हुआ है बताइए। आज बिल्कुल जमानत का मुकदमा जस्टिस फैज़ ईसा की जानिब से हालिया जो दहशत गर्दी के वाक़यात बिलखुसूस सानिया पेशावर हुआ, इस हवाले से रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि दहशत गर्दों से आखिर हम कब तक डरेंगे। कभी कहा जाता है दहशत गर्दों को ये दे दो, कभी कहा जाता है वो दे दो। इस सारे के दौरान रियासत कहाँ है? उन्होंने ये भी कहा कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करने का भी कहा जाता है, तो इन दहशत गर्दों से मुज़ाकरात आखिर किए ही क्यों जा रहे हैं? आज वो 2 बंदे मार देंगे, वो 5 बंदे मार देंगे, या हम किस किस्म के मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पर हमारे बंदे भी मरते जा रहे हैं और हम उनसे मुज़ाकरात भी करते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जज ने दहशत गर्दी के हवाले से इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट दी थी, उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और एक जज को भी कत्ल कर दिया गया। दहशत गर्दी के निशाना वो बन गए, उसका भी किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। जस्टिस फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि सिर्फ लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। इसके लिए इंसान को अपने किरदार के ऊपर उसको परखा जाना चाहिए कि उसका किरदार कैसा और कैसा नहीं। ये वो अहम रिमार्क्स हैं जो जस्टिस फैज़ ईसा की जानिब से दिए गए। जी ठीक है, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बता रहे थे जो कुछ भी आज हुआ है। आज की समाअत में बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। दहशत गर्दों से कब तक डरेंगे? कहा जाता है दहशत गर्दों को वो दो ये दो, कभी कहा जाता है दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करो। ये अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। और अब आपको अफसोसनाक खबर देंगे कि सानिया पेशावर में शहदा की तादाद 101 हो गई है। 49 जख्मी अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। 7 की हालत तशवीशनाक है। 47 घंटे बाद भी धमाके का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। सानिया ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरबियत, सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मुबैना खुदकुश हमलावर मस्जिद में कैसे आया? बार बार दहशत गर्दी का निशाना बनने वाला पेशावर आखिर सेफ सिटी से महरूम क्यों है? धमाके के बाद तक अब तक अहम सवालात के जवाबात तलाश न किए जा सके। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने सानिया पेशावर की इब्तदाई रिपोर्ट सेंट्रल पुलिस ऑफिस को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े में भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके की जगह से अब तक बॉल बेरिंग नहीं मिले। छत गिरने से ज्यादा नुकसान हुआ। मलबा मुकम्मल हटने के बाद मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। मस्जिद में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद नमाज के लिए मस्जिद के एक हिस्से से मलबा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। मजीद जानेंगे सज्जाद हैदर से। सज्जाद, तफसीलन आगाह कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। जी बिल्कुल, हम इस टाइम पुलिस लाइन की उस मस्जिद में मौजूद है जहाँ जो है परसों जो है एक खुदकश धमाका हुआ था, जिसमें जो है 100 के करीब जो है पुलिस एहलकार शहीद हुए, जबकि 221 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। अभी उस मस्जिद में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और वो क्लियर कर दिए गए और अब यहाँ पर मलबा उठाने का काम जारी है। हमारे साथ इस SSP ऑपरेशन पेशावर काशिफ आफ्ताब मौजूद। एक तो मस्जिद का वो हिस्सा है जो मुनहरम हुआ था इस धमाके के नतीजे में, और एक मस्जिद का वो हिस्सा है कि जो भी अल्लाह के फजल से अभी भी कायम दायम है। तो जो हिस्सा क्लियर है उसकी सफाई सुथराई और फिर उसके बाकी जो दीगर मामलात हैं उसके हिफाजती इंतज़ाम को देखते हुए हमारी कोशिश ये है कि आज यहाँ पे जो इंतज़ाम और इबादत का सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो जाए। हम एक दफ़ा चाहते हैं कि क्राइम सीन यूनिट दोबारा इसको देख ले और इसमें अगर कोई एविडेंस कलेक्शन हो सके तो वो एविडेंस कलेक्शन करने के बाद हम इस मलबे को भी यहाँ से रिमूव करेंगे। जी, सिक्योरिटी लैब्स को देखें किस नौइयत का हुआ, किस जगह पे हुआ, उसके लिए तो एक कमेटी कायम की गई है, वो अपने काम को देख रही है और उसके साथ साथ एक दफ़ा दोबारा सिक्योरिटी को असर नौ हमने जो है वो तरतीब दिया है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ SSP ऑपरेशन काशिफ आफ्ताब मौजूद थे और उनका यही कहना था कि मस्जिद से जो है अभी जो सफाई का जो है मलबा शुरू कर दिया गया है। मलबा यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि आज जो है इबादत का सिलसिला इस मस्जिद में दोबारा से शुरू कर दिया जाए। ठीक है सजा, तफसीलात देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सानिया पेशावर में शहीद कांस्टेबल सैफुल्लाह 1 साल कबल ही पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ था। शहीद कांस्टेबल अपने इलाके के नौजवानों को तालीमी याफ्ता बनाने का ख्वाब लेकर दुनिया से रुखसत हो गया। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान जो इस वक्त उनके घर पर ही मौजूद हैं। पुलिस लाइन मस्जिद धमाके में सैफुल्लाह भी शहीद हुआ। SSP क्वार्टर दफ्तर में वो फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी उनके कज़न नवीद से जानते हैं। जी ये बताएं कि जो सैफुल्लाह शहीद था वो क्या मिशन लेकर पुलिस में गया? जी, सैफुल्लाह शहीद जो कि शुरू ही से
पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत शौकीन था और अपने मुल्क की खिदमत के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने का उसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। और हमारे साथ जब भी वो बात करता था तो एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा बात करता था। उनको इंश्योर करने के लिए, एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे बंदों को भी अपनी एजुकेशन के साइड पे लाया था, दोस्तों को भी लाया था जो कभी एजुकेशन के साइड पे गए ही नहीं हुए थे ना। उनको वो बहुत जो है सपोर्ट भी करता था, फाइनेंशियली एवरी सॉर्ट ऑफ जो होता है वो मदद करता था दोस्तों के साथ, स्पेसिफिकली एजुकेशन की साइड पे। जी, सैफुल्लाह शहीद जो है वो न सिर्फ ख़ुद नौकरी के साथ साथ मज़ीद तालीम भी हासिल कर रहा था, बल्कि दीगर अफराद को भी तालीम की तरफ राग़िब करता, और उसका ये मिशन था कि उनके इलाके में जो रशीद गढ़ी में जो है जितने भी नौजवान हैं वो तालीम की तरफ आएँ और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला इमाम खुद भी सानिया पेशावर के शहदा में शामिल है। इमाम मस्जिद ने ज़ोहर की नमाज के लिए जैसे ही अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की, धमाका हो गया। अब्दुर्रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। इमाम मस्जिद मौलाना साहबजादा नूरुल अमीन 1994 में पेशावर पुलिस लाइन में नायब खतीब भर्ती हुए। 29 साल के दौरान सैकड़ों शोहदा की नमाज जनाजा अदा की। इन्हें क्या खबर थी कि एक दिन वो भी इसी मकाम पर शोहदा के काफिले में शामिल हो जाएंगे। कल जब उनकी जगह मैं खड़ा था और मैं उनकी जनाजा पढ़ा रहा था और एज अ शहीद उसके लिए दुआ कर रहा था, तो दिल में ये तमन्ना जाग उठी कि काश इसकी जगह आज मैं मस्जिद आ जाता, इसकी जगह मैं होता। शहीद के साहबजादे वालिद के बिछड़ने पर गमजदा जरूर, ताहम अपने वालिद की शहादत पर इन्हें फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन पे फख्र है कि इस तरह शहीद हुए। इस तरह शहादत हम सारे मुसलमानों को अल्लाह पाक दे दे। इमाम मस्जिद साहबजादा नूरुल अमीन शहीद का खानदान 4 दिहाइयों से पुलिस लाइन मस्जिद की खिताबत और इमामत के फराइज अंजाम दे रहा है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। और पेशावर सानहे में सवाल से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस जवान ने भी जाम शहादत नोश किया। एलीट फोर्स के जवान नजीम खान को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन। सानेहा पेशावर में सवात की रिहायशी एलीट फोर्स के जवान नजीम खान ने भी जाम शहादत नोश किया। शहीद के जज्द खाकी को अबाई गांव में सरकारी एजाज के साथ सुपर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा के बाद पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ सवात ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। शहीद हमारे लिए जिंदा हैं, शहीद हैं तो हम हैं। शहीद की खून की कुर्बानी है, आज नाजिम की खून की कुर्बानी है तो हम जिंदा हैं। स्वात पुलिस का और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मोराल इंतहाई हाई है और वो सारे शहादत के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमन क़याम अमन के लिए उनकी कुर्बानियाँ किससे ढकी छुपी नहीं है और वो हमेशा इस जंग में फ्रंट लाइन पे तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ शाना बशाना खड़े और अपनी कुर्बानियाँ देंगे। बेटे की जुदाई पर बाप गम से निढाल तो है, लेकिन शहादत का रुतबा मिलने पर फख्र का एहसास भी है। हमें तो रात में बहुत परेशान था, बहुत से परेशान था, लेकिन आज इसे ख्वाहिश पर मैं फख्र करता हूँ कि मेरा बच्चा नजीम शहीद हो जाए। ये तो बहुत बहादुर था, ये तो बहुत तगड़ा था और ऐसे कुर्बानी का शौक था। नजीम खान की बेवा भी शोहर की शहादत को बड़ा एजाज समझती हैं। 2014 में पुलिस में भर्ती होने वाले नजीम खान की 2 बेटियां हैं। सानिया पेशावर में 100 अफराद की शहादत पर मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गामज़न रहने का ऐलान कर दिया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा, सानिया पेशावर जैसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। कोर कमांडर्स ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़म भी दोहराया। अर्ज़े पाक से दहशतगर्दों का होगा सफाया, कोई दहशतगर्द बच नहीं पाएगा। पाक फौज की अमन दुश्मनों को ललकार। सानेहा पेशावर के बाद अस्करी क़यादत की बैठक लगी। सानेहे के जिम्मेदारान को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सिपह सालार ने 2 टोक पैगाम दिया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी।
जनरल आसिम मुनीर ने पायदार अमन के लिए इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर भरपूर मरकूज रखने का हुक्म दिया। वाज़ेह किया कि सानिया पेशावर जैसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम और अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी का अज़्म और भी मजबूत तर होता है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत को दहशतगर्दों के गठजोड़ को तोड़ने, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल और दरपेश खतरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अस्करी क़यादत ने कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का भी इआदा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशावर धमाके की तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है, जबकि तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद, रिक्शों, मोटरसाइकिलों के लिए लो ग्रेड पेट्रोल की फराहमी से मुतालिक पावर डिवीजन की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। तोशाखाना से मुतालिक नए रूल्स का भी जायजा लिया जाएगा। और अब आपको बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी की नाराज़गी दूर ना हुई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। पीटीएम के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से भी अलग हो गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तीफ़ा पार्टी सदर शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। पीटीएम के ओहदे से भी अलग हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी 1988 से सियासी मैदान में नवाज शरीफ के दस्ते राज समझे जाते हैं। 8 मरतबा मुसलसल रुकने कौमी असम्बली रहे, मुख्तलिफ वजारतों का तजर्बा भी रखते हैं। शहबाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी और सीनियर क़यादत से जल्द मुलाकात का इम्कान है। दूसरी तरफ तर्जुमान शाहिद खाकान का कहना है कि इस्तीफ़े से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। वो अब भी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं। मुश्किल हालात में पार्टी नहीं छोड़ी तो अब क्यों छोड़ेंगे। अहम मामला, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पर छापे का ये मामला है। पुलिस का कहना है कि गंजा हाउस पर छापा चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। वजाहत हुसैन और मोनिस इलाही पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। बात करेंगे, जुल्फ़िकार हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है पुलिस का? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस की भारी नफरी ने आज अलसुबह साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह कुजा हाउस पे छापा मारा था। आज इसकी तफसीलात सामने आई हैं। चंद रोज कबल जो है वो कोटला अरब अली खान के सरकारी अस्पताल में हंगामा आराई हुई थी, जिसका मुकदमा थाना ककराली में दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में नामजद मूसा इलाही ने अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी हासिल कर रखी है, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन ने अभी तक अदालत से जमानत हासिल नहीं की। इसी वजह से चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मुबैना तौर पर कुजा हाउस में छापा मारा गया और 2 घंटे तक पुलिस की भारी नफरी ने कुजा हाउस को अपने हिसार में लिए रखा। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं कि इस मुकदमे में नामजद चौधरी वजाहत हुसैन जो है वो आजकल बैरून मुल्क मौजूद हैं। जी ठीक है, तफसीलात देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की वजह से ख़त्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरमीमी कानून से कोई बरी नहीं हो रहा, केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की वजह से ख़त्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि ये भी रिमार्क्स दिए कि नैब तरमीम के बाद कौन कौन से मुकदमात कहाँ भेजे गए। करप्शन केस में मुलजिम की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कोयटा का करप्शन केस दायरे इख्तियार से निकल गया, दरख्वास्त गैर मौसर हो गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, बल्कि केस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, अदालत ने अभी फैसला करना है। साथ में चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार भी किया कि नैब क्या कर रहा है जो तरमीम की वजह से अदालतों से केस वापस आ रहे हैं। साथ में आपको बताएं कि नैब को 6 माह के दौरान दूसरे फॉरम पर भेजे गए मुकदमात का रिकॉर्ड लाने का हुक्म भी दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, मियांवाली के थाने मकरवाल पर दहशत गर्दों का हमला, पुलिस एहलकारों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। पुलिस की फायरिंग से दहशत गर्द पसपा हो गए। सरगोदा डिवीजन से पुलिस की नफरी मियांवाली पहुंच गई। जिला भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों ने थाना मकरवाल पर हमला किया, ताहम भरपूर जवाबी कार्रवाई पर भागने पर मजबूर हो गए। मफरूर हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानब निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस टीम को खिराज तहसीन पेश किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एसएचओ मकरवाल से टेलीफोन पर राबता किया और सूरत हाल मालूम की। आईजी पंजाब ने बहादुरी और फर्ज शनासी पर एसएचओ और मुहर्रर को शाबाश दी है, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब और
IG पंजाब ने पुलिस एहलकारों की बहादुरी पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पंजाब पुलिस को शाबाश, अफसरान और जवानों को इनाम और तारीफी असनाद देने का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा, थाना मकड़वाल पर हमलावरों को मार भगाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पुलिस दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे में हमारा हरावल दस्ता है। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कौम और इदारे मुत्तहिद हैं। पंजाब पुलिस और CDD पर कौम को फख्र है, उन्हें मज़ीद जदीद हथियारों से लैस करेंगे। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान बिजली और गैस सेक्टर में 4000 अरब से ज़ायद गर्दिशी कर्जे पर काबू पाए। IMF का हुकूमत से बड़ा मुतालबा सामने आ रहा है। बिजली पर सब्सिडी और नुकसानात में कमी, जबकि रिकवरी बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि हुकूमत ने टैरिफ में मरहलावार इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। नजरसानी शुदा सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान भी तैयार किया गया है। इस्लामाबाद से इसी पर आपको दिखाते हैं शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात जारी। IMF ने बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा खत्म करने पर जोर दिया। बिजली की कीमत में 7.5 से 10 रुपए फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ारत खजाना हुक्काम के मुताबिक बिजली टैरिफ में मार्च तक 3 रुपए फी यूनिट, जबकि मई तक मजीद 70 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। अगस्त 2023 तक बिजली की कीमत में मरहलावार 6 रुपए फी यूनिट इजाफा हो सकता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके अलावा होगी। IMF ने बिजली पर सब्सिडी में कमी का मुतालबा किया। हुकूमत ने 100 के बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज़ दी। काम के मुताबिक मौजूदा माली साल में गर्दिशी कर्ज में 952 अरब रुपए की कमी की जाएगी। 675 अरब रुपए की सब्सिडी भी खत्म करने का प्लान है। टैरिफ में इजाफा करके 200 अरब रुपए सार्फिन से पूरे किए जाएंगे। IMF ने इस्लाहात के लिए वसीतर सियासी इत्तिफाक राय पर भी जोर दिया है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज सियासी मैदान में मुतहर्रिक हो गई। आज से मुल्क भर में तंजीमी दौरे और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरीम नवाज आज बहावलपुर जाएंगी, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरीम नवाज 2 दिन बहावलपुर में क़याम करेंगी। कल पार्टी के तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। मरीम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान, 9 फरवरी को एबटाबाद और 15 फरवरी को DG खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। और अब ख़वातीन के लिए अच्छी खबर है। कराची में ख़वातीन के लिए पीपल्स पिंक बस सर्विस का आगाज़ आज से किया जा रहा है। बस मॉडल कॉलोनी से शुरू होकर टावर तक जाएगी। मज़ीद जानेंगे समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से। रेहान, रूट के हवाले से भी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फ्रीयर हॉल कराची में, जहाँ पर पिंक पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब जो अब से कुछ देर में शर्जील मेमन साहब के हाथों अंजाम दी जाएगी। ये बस जो है आज से कराची की सड़कों पे नज़र आएगी। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो अपने रोज़गार की तलाश में या अपने किसी दीगर निजी मसरूफियत के हवाले से घर से बाहर निकलती हैं, उनके लिए सर्विस शुरू की गई है। और इसमें कंडक्टर जो हैं वो भी खातून हैं, इसकी ख़ास बात यह है। और इस बस के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 24 ख़वातीन के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि ये सीटें आप देख रहे हैं 24 ख़वातीन के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि 36 ख़वातीन जो है वो बस में रश की सूरत में खड़ी हो सकेंगी। सुबह 7 बजे मॉडल कॉलोनी से रवाना होगी टावर के लिए पहली बस, और रात को 9 बजे टावर से बस रवाना होगी आखिरी बस मॉडल कॉलोनी के लिए। किराया इसका 50 रुपये है। बहुत ही कम्फर्टेबल सर्विस है। हुकूमत सिंध का एक बड़ा खुशाइन कदम, बहुत बड़ी खुशखबरी ख़ास तौर पे कराची की ख़वातीन के लिए कि अब किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। नर्ख 59 रुपये 60 पैसे फ़ी किलो बढ़ गए हैं, जबकि इतलाक 1 फरवरी से होगा। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई है। कीमतों में हालिया इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 703 रुपये 24 पैसे महंगा हो गया है, जबकि घरेलू सिलेंडर की नई कीमत अब 3114 रुपये हो गई है। कराची के इलाके न्यू कराची में भी गैस का बहरान संगीन हो चुका है। पुलिस ने गैस सिलेंडर्स की दुकानें बंद करा दी। वकीलों की मुश्किलात के बारे में जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, कराची में गैस का बहरान शदीद तर होता जा रहा है और अब लोगों के पास जो मुतबादिल ज़राए थे उसमें सबसे आसान ज़रिया था सिलेंडरों का इस्तेमाल, लकड़ी पे खाना पकाना, मिट्टी का तेल का चूल्हा। लेकिन अब न्यू कराची के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का सिलेंडर भी दस्तयाब नहीं और हमें इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं कि लोग सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, लेकिन सिलेंडर की दुकानें बंद हैं और अगर कहीं दुकानें खुली भी हैं तो वहाँ बहुत महंगी सिलेंडर पे उनको गैस मिल रही है। भाई, ये सिलेंडर लेके सर आप कहाँ जा रहे हैं? मुसीबत में आए हैं, वहाँ जा रहे हैं, बस ऐसे घूमने जा रहे हैं। सिलेंडर मिलेगा ही नहीं गैस। आप सिलेंडर लेके कहाँ जा रहे हैं? भाई, गैस डलवाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तो मिल नहीं रही इलाके के अंदर। यहाँ तो वो एक धमाका क्या हो गया दुकान में,
गैस की। अब वो इस SHO साहब ने पूरे इलाके की जो है जितने भी हैं उनके अंडर में आते हैं, जो इलाके में सबकी उन्होंने दुकानें बंद करा दी। एक और साहब लकड़ी लेकर के जा रहे हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। बच्चों को, बेटियों को हमेशा याद रखेगा, ये कभी तारीख इस बात को भुला नहीं पाएगी कि KP की जो कुर्बानियाँ हैं, मगर उसके साथ साथ उनका जायज़ मुतालबा, उनका पूरी तरह उसको पूरे पाकिस्तान के वहाँ पर जो लीडरशिप थी उन्होंने उसको सपोर्ट किया। और नेट प्रोसीड जो हैं, जो कैलकुलेट होती हैं, सूबों का हिस्सा, वफाक का हिस्सा तकसीम करने से पहले 1% उनको ये हमने दिया, और वो सबसे ऊपर ये लिखा था, यानी सूबों को जो हिस्सा जाता है 57.5% और वफाक को 42.5%। इस तकसीम से पहले जो टोटल इनकम है पाकिस्तान की, उसका 1% उनको दिया गया 2010 में ये, और आज तक ये दिया जा रहा है। तो इसके नतीजे में जो कैलकुलेशन की गई है कि 2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए सिर्फ इस मद में KP के, जो हमारा एक बहुत प्यारा सूबा है और उनका आवाम का हक भी था, 417 अरब रुपए इस 1% की मद में उनको अदा किए जा चुके हैं अंडर NFC अवार्ड, ताकि उनकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो, और उनका सबसे हक पहला और फायक है, क्योंकि मैं फिर कहता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, KP हैज़ ऑलवेज बीन फ्रंट लाइन स्टेट, क्योंकि हमारे जो जोग्राफियाई सूरत हाल और जो दूसरे सूरत हाल है, उसके नतीजे में उनकी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के अवाम के साथ बड़ी उनकी अजीम कुर्बानियाँ हैं। तो 417 अरब रुपए उनको सिर्फ इस मद में दिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी जो काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को बिल्ड करने के लिए, चाहे वो CGD है, चाहे वो सामान ख़रीदना है, चाहे वो बुलेट प्रूफ उनकी जो हैं वो ATCs हैं, चाहे वो एमुनेशन है, चाहे वो ट्रेनिंग है, चाहे वो नए कार्डर्स को तैयार करना है, हर लिहाज से, चाहे वो इंटेलिजेंस का इदारा एक का उसको क्याम में लाना है, चाहे यानी पूरे KPK के जो अजला हैं वहाँ पर उनके जो सेटेलाइट्स वो बनानी है, यानी ये सारा पैसा उसके लिए था। ये 417 अरब रुपया दिया गया। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है। 10 साल PTI वहाँ पर हुकूमत में रही, 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपया कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ। मैं आपको, मुझे नहीं पता कि ये तो मेरे भाई सिंध के चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं या बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बता सकते हैं। मैं अपने ताईं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि इन 10 सालों में वफाक से हमें एक धेला नहीं हमने लिया, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी या कोई और गवर्नमेंट थी, एक धेला नहीं मिला। मैं बिल्कुल विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कह सकता हूँ। और हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की, हमारे पास वसाइल थे, हमने उसको लगाया, CDD बनाई, जो भी उसमें कारकर्दगी है मैं उसकी तफसील नहीं जान चाहता, मगर ये KP को, किसी और सूबे को पैसा नहीं मिला। इस NFC अवार्ड सिर्फ KP को मिला, इस बुनियाद पर कि उनका हक है, उनके अवाम का हक है, हमें ये उनका ज़रूर देना चाहिए। तो चारों सूबों ने मिलकर KP को आज 2010 से लेकर 2023 आज है, इन 13 सालों में 417 अरब रुपए दिए, तकरीबन 40 अरब साल का, 40 अरब साल का मिला। और फिर PTI की गवर्नमेंट में 10 साल वो गुजारे और कहें कि KP जो है ये, देखिए मैं यहाँ पर कोई एक खुदा न खास्ता कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स की
बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि जब अभी पीछे जो वाक़यात हुए कि जी वफाक से हमें पैसे नहीं मिल रहे, भाई 40 अरब रुपए आपको औसतन साल का मिल रहा है, किसी और सूबे को 40 अरब छोड़ के 40 पैसे नहीं मिले, आपको मिले हैं, आपका हक है। हमारा फ़र्ज़ था कि NFC में इसको हमने एग्री किया, खुश दिली से किया, सब सूबों ने अपना इसमें हिस्सा डाला। मुझे याद है पंजाब ने 11 अरब बलूचिस्तान के लिए दिया और इसके लिए अलहदा दिया बाकी सूबों के साथ। तो फिर आपका ये गिला बनता है कि 40 अरब साल को आपको मिल रहा हो और आप कहेंगे कि हमारी CDD जो है उसमें कमज़ोरियाँ हैं, उसमें अपना सामान नहीं है, उसमें फलां नहीं है, उसमें बंदूकें नहीं हैं, उसमें ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, वहाँ पर सेटेलाइट्स नहीं बना पा रहे। ये मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले यकीन है ये बात। तो इसलिए मैं इसके ऊपर मैंने इसलिए थोड़ा सा वक्त लगाया कि मैं आपको इस ऑनरेबल हाउस को ये बता सकूं कि हक़ाइक़ है क्या। और यानी नेक्टा बना, CDDs बनी, सूबों के ऊपर काम हुआ, लेकिन ये गिला करना KP हुकूमत का, PTI का 10 साल कि ये हमारे पास फंड्स नहीं हैं, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और यानी हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की और कोई कोशिश नहीं हो सकती। फिर मैं आगे चलता हूँ कि रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब के ज़रिए बहुत कारी ज़रब लगी इनके ऊपर और इनको इनके होश ठिकाने आए इन दहशत गर्दों के। और इसकी नतीजे में मैं उससे पहले जो शहादतें हो चुकी मैं बयान कर चुका हूँ। KP के सियासी घरानों के सपूतों ने शहादतें दी, जिसमें बलोर ख़ानदान शामिल है और दूसरे ख़ानदान शामिल है KP के। सिंध से पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो शहीद हुई इसी दहशत गर्दी के नतीजे में। और इस तरह पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब के अवाम ने, मैं सब तफसील बयान कर चुका हूँ कि सब ने इसमें हिस्सा डाला है, सब ने। ये पिंडी की किसी मस्जिद में, वहाँ पर फ़ौजी अफसरान भी और उनके बच्चे भी नमाज अदा कर रहे थे जुमे की, वहाँ पर वो दहशत गर्द आया तो वो अफसर भी शहीद हुए, उनके बच्चे भी शहीद हुए। तो ये वाक़यात ये भरे पड़े हैं सफ़ात पाकिस्तान की हालिया तारीख़ के। और अब दोबारा ये नासूर सर उठा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई और शूमी किस्मत नहीं हो सकती। अब ये सवाल पैदा होता है जो मैं पीछे बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो पार्लियामान में जो प्रेजेंटेशन दी गई, फिर यहाँ पर जो इस मखलूत हुकूमत के ज़ुलमा को इसी कमरे में प्रेजेंटेशन दी गई और जो बताया गया, सवाल ये पैदा होता है कि इनको कौन वापस लेके आया। ये आज पूरी कौम पूछ रही है, जहाँ पर यानी आप पेशावर से लेके कराची तक हर आंख अश्कबार है कि ये क्या हो गया, पाकिस्तान को दोबारा किसकी नज़र बद लगी है और ऐसा फिर क्यों हुआ कि इतना अरसा अमन कायम रहा, जिसको अचीव करने के लिए दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, बहादुरी की, शुजाअत की और कुर्बानियों की। ये दोबारा किस तरह ये पाकिस्तान का अमन ख़राब हो गया, किस तरह KP दोबारा दहशत गर्दों के हाथ में चला गया। और ये बात मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि अगर हमने फिल फौर हमने फौरी, कवी और यानी मुनासिब इक़दाम ना किए तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा और फिर तारीख़ में मेरे मुंह में खाक कि हमारा नाम भी कोई लेने वाला नहीं होगा। और इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, ज़रूर इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर दोबारा काबू पाएंगे इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये दोबारा किस तरह, कौन दे के आया इनको वापस और ये कैसे आए। और यहाँ पर इस काबीना में ऑनरेबल मेंबर्स मौजूद हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, और दूसरे जो हमारे भाई हैं वो मुझे आके सेंसिटाइज करते रहे पिछले
ہفتوں اور مہینوں میں کہ وزیر اعظم معاملات خراب ہو رہے ہیں، وہاں پر بھتہ مانگا جاتا ہے، وہاں پر ٹھیکوں میں لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 5% دو اور پھر یہ ٹھیکہ ہوگا، اور اس طرح کی بے شمار بنوں میں کیا ہوا اور دوسرے علاقوں میں کیا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کی ایک انٹروسپیکشن کرنی ہوگی. اور کس نے کہا تھا کہ یہ جہادی ہیں اور یہ پاکستان کے دوست ہیں؟ میں کسی کا نام نہیں لے رہا یہاں پہ. اور کس نے کہا تھا کہ جناب یہ اپنے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جناب یہ بالکل پاکستان کے امن اور ترقی میں کہ یہ حصہ ہوں گے، یہ دے ول مین اسٹریم. یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری قوم مجھ سے اور آپ سے اور تمام ان مقتدر شخصیات اور ادارے سے یعنی پکار کر پوچھ رہی ہے کہ اس کا جواب دیں اس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس کابینہ میں میرے لیے کوئی اور اہم موضوع نہیں ہے. تمام موضوع جو ہیں دے آر سب آرڈینیٹ ٹو دس برننگ ایشو. اس کے اوپر آج ہمیں یہاں پر گفتگو کرنی چاہیے. یہاں پر ایجنڈا ہے، میں کسی ایجنڈے پہ نہیں آؤں گا. میں اس کے اوپر پہلے بات آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. اگر آپ یہ تو میں نے وہ حقائق بتائے ہیں جو چھپے ہوئے نہیں، جو کہ بالکل کسی سے مخفی نہیں ہیں. یہ دے آر آل میٹر آف پبلک نالج اینڈ پبلک انٹرسٹ. لیکن اگر آپ بات کرنا چاہیں گے کیمرہ میں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. وزیراعظم محمد شہباز شریف وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کے پی کے عوام کی قربانیوں کو تاریخ بھلا نہیں پائے گی. بہادر عوام کی قربانیوں کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. 417 ارب روپے خیبر پختونخوا کو دیے، وہ کہاں گئے، کیوں نہیں لگائے گئے، کسی کو نہیں معلوم. پشاور سانحے پر ہر آنکھ اشکبار ہے. پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی سمجھ نہیں آتا. امن کی بحالی کے لیے تاریخی قربانیاں دی گئیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اب دوبارہ دہشت گردی کا ناسور سر اٹھا رہا ہے، جس کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. ویلکم بیک. پاسپورٹ فیس میں اضافے کی افواہیں. کراچی کے پاسپورٹ آفیسز میں شہریوں کا رش لگ گیا. حکومتی وضاحت اور میڈیا رپورٹس کام نہ آ سکیں. اسی حوالے سے بات کریں گے. جاوید چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. جاوید صاحب بتائیے گا یہ اس کی ایک تو وجہ کیا ہے اور دوسرا اس وقت اوور آل صورتحال کیا ہے؟ جی حکومتی وضاحت کے باوجود 1 فروری سے پاسپورٹ فیس میں اضافوں کی افواہ کے باعث آج بھی مختلف پاسپورٹ دفاتر میں کراچی میں شدید رش موجود ہے. اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دی گئی وضاحت اور میڈیا رپورٹس کے باوجود جو شہری ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں کراچی کے صدر آفس کے علاوہ عوامی مرکز اور مزید پاسپورٹ آفس میں موجود ہیں. اور کراچی صدر مرکزی دفتر سمیت عوامی مرکز اور مزید پاسپورٹ دفاتر میں درخواست گزار لمبی قطاروں میں موجود ہیں. اور نئے درخواست گزاروں کے ساتھ ساتھ 2 روز سے فیس جمع کرانے میں کامیاب پرانا درخواست گزار کی رش بھی ان دفاتر میں موجود ہے، جبکہ ان رش کے باعث سے انتظامی مشکلات بھی درپیش ہیں. اور درخواست گزاروں میں بزرگ شہریوں سمیت خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 4 سے 5 دن قبل مختلف سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیل گئی کہ 1 فروری سے پاسپورٹ فیس کی اضافہ کیا جائے، جس کی بنا پر بہت بڑی تعداد میں پورے پاکستان سمیت کراچی میں پاسپورٹ دفاتر میں درخواست گزار بڑی تعداد میں پہنچ گئی، جس کی بنا پر نہ صرف وہاں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ان درخواست گزاروں کو بھی. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کریں. بے حد شکریہ آپ کا.